दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की 7वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 1, इस्लाम का भारत में आगमन। इस अध्याय में आप इस्लाम की शुरुआत, भारत में इस्लाम धर्म, भारतीय और अरबों का संपर्क, तुर्क आक्रमण और भारत, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण, अलबरूनी की दृष्टि में भारत, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तथा तुर्कों के जीत के कारणों के बारे में पढ़ेंगे। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इतिहास को बिल्कुल प्रारंभ से और आसानी से समझने के लिए यूपी बोर्ड की ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 1, इस्लाम का भारत में आगमन। दोस्तों इस्लाम का उदय अरब देश में हुआ और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। आइए जानते हैं इस्लाम धर्म की शुरुआत किस प्रकार से हुई है। ये अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हज़रत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द और भाईचारा बढ़ाने के लिए ये संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है, एकमात्र अल्लाह को सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा। इनका यह जाना हिजरत कहा जाता है और इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातों को मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं: समता, समानता और बंधुत्व। इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं अल्लाह एक है और वे उसके बंदे हैं और हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम यानी संदेश देने वाले पैगंबर हैं। यहाँ पर देखिए, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए मक्का में काबा पवित्र स्थल है। दोस्तों मोहम्मद साहब की शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जीवन में 5 सिद्धांत निर्धारित किए। कलमा यानी अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। रोज़ा यानी रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा रखना। ज़कात यानी अपनी उपार्जित आय का 40वां हिस्सा गरीबों को सहायतार्थ देना। और हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। दोस्तों मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु और राजनैतिक प्रशासक होते थे। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन तक फैलाया था। आइए जानते हैं भारत में इस्लाम धर्म के बारे में। दोस्तों भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया और फैला। जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारियों के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से। भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारणों के बारे में आइए जान लेते हैं। पहला है कि अरबों का आक्रमण। दोस्तों भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना यानी पश्चिमी तट पर हुआ। ये आक्रमण सफल नहीं हुआ। इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित करके सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया।
दूसरा कारण ये है कि कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे, भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में वे छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर बसे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की, उन्हें अपने घर गोदाम बनाने के लिए ज़मीन दी और इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। यहाँ पर देखिए भारत में अरब व्यापारियों को इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। तीसरा कारण ये है कि भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा हुई। सन 900 के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। उनमें कई लोग कारीगर थे, कई लोग संत थे, कुछ सिपाही भी आए जो भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल हो गए। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। दोस्तों 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया था। इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत आकर बसे थे। इसके अलावा दोस्तों 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्तिभाव से भरे थे। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाते थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफी संत थे। सूफी संतों के विचार भक्त संतों के विचारों से मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू और मुसलमान लोगों ने एक दूसरे के धर्म की समान बातें समझी। लोगों के बीच ये विचार बैठने लगा कि ईश्वर एक है, उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान आदि नामों से जाना जाता है। आइए जानते हैं मिलने जुलने के फायदे। तो दोस्तों पारस्परिक संबंध से कई फायदे होते हैं। जब दो अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जब अरबी लोग भारत आए तो अपने साथ वहाँ यानी अरब के रीति रिवाज और धर्म यानी इस्लाम धर्म को लाए। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इससे इनके रहन सहन और जीवन में बदलाव आया। अरबों ने कई भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। आइए देखते हैं भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा और अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा। तो भारतीयों ने अरबों से कागज़ बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए सलवार कमीज और खान पान में कचौड़ी, समोसा बनाना सीखा। अरबों ने भारतीयों से हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत और चिकित्सा शास्त्र यानी आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए कि शतरंज के खेल की शुरुआत भारत से ही हुए है। आइए यहाँ पर भारतीय, अरबी और अंतर्राष्ट्रीय अंकों के बारे में जान लेते हैं। जो हिंदी अंक हैं 1 2 1 2 3 4 5 6, उसी तरह अरबी अंक देखिए उससे काफ़ी हद तक मेल रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय अंक 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनमें काफ़ी हद तक समानता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों तुर्क आक्रमण के समय भारत के बारे में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों में विभक्त था, जिन पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। इनमें अधिकांशतः राजपूत थे, अतः इस युग को राजपूत युग कहा गया है। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए राज्य विस्तार में संलग्न हो गए। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई। ऐसे में केंद्रीय सत्ता का ह्रास स्वाभाविक था। समाज जाति पात और भेदभाव के बंधन पर आधारित था। इस समय जाति व्यवस्था में और अधिक कठोरता आ गई थी। भारतीय समाज अपने खान पान और आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था, अतः दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे परिचित होने का न प्रयास किया और न ही लाभ उठाया गया। आइए तुर्क आक्रमण के बारे में जानते हैं। दोस्तों उन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे।
इसी समय तुर्कों ने, जिनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान और तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर आइए जानते हैं दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी या गजनी जो था, ये मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। यह राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों या खलीफा के साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे। इनके शासक सुल्तान कहलाए, इसलिए इन राज्यों को सल्तनत यानी सुल्तनत कहा गया। तुर्क लोगों द्वारा पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनी राज्य अफगानिस्तान के महमूद गजनवी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया। वह भारत में राज्य नहीं करना चाहता था। उसकी नज़रें ईरान, अफगानिस्तान और खुरासान के क्षेत्र में ही दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी थीं। जब महमूद गजनवी भारत में राज्य नहीं करना चाहता था तो वो फिर भारत क्यों आया, जान लीजिए। दोस्तों, महमूद गजनवी अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था और इस कोशिश में उसने सन 1000 से 1025 तक 17 बार विभिन्न राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया। उसने कई राजाओं को हराकर उनके धन को कब्जा किया और उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा और लूटा जिनमें बहुत धन दौलत इकट्ठी हुई थी। इसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिससे उसे अपार सोना और धन की प्राप्ति हुई। यहाँ पर महमूद गजनवी को आक्रमणकारी रूप में दर्शाया गया है और नीचे यहाँ पर सोमनाथ मंदिर को जो है यहाँ पर चित्रांकन है। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के बारे में जान लेते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया है और आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1951 को यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। दोस्तों, यहाँ पर सन 950 से 1250 के बीच भारत के प्रमुख राजवंशों का जो है क्षेत्रों को यहाँ पर इस मानचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए, गजनवी भारत के उत्तर पश्चिम का शासक था। इस चित्र के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से आपको ये बताना है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत यानी उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण और पूर्वी भारत में किन राजवंशों का शासन था। तो आप देख लीजिए, उत्तर भारत में दरद, प्रभुगुप्त, तोमर, चौहान, गुर्जर, प्रतिहार और गढ़वाल, चंदेल, इन वंशों का शासन उत्तर भारत में था। इसके अलावा मध्य भारत में परमार, कलचुरी और यादव वंश का शासन था। इसी तरह दक्षिण भारत में काकतीय, चालुक्य और चोल तथा पांड्यों का शासन था और पूर्वी भारत में पाल, सेन और भौम राजाओं का शासन था। आइए देखते हैं दोस्तों, इसके बाद अलबरूनी की दृष्टि में भारत। देखिए, अलबरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। इसका मूल नाम अबू रैहान मोहम्मद बिन अहमद था। इसका जन्म 973 ईस्वी में खीवा मध्य एशिया में हुआ था और अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था। वो भारत आया था। उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद में 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन जैसे समाज, रीति रिवाज, तौर तरीके आदि पर विस्तार से जानकारी दी है, जिसके मुख्य अंश निम्नलिखित हैं। विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें पसंद नहीं थे। इन्हीं कारणों से वे उन्हें मलेच्छ कहते थे। भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। सभी को भोजन अलग अलग थाल में परोसा जाता था। वे एक थाल में नहीं खाते थे। भारत के लोग दैनिक कार्यों को करने में सगुन को महत्वपूर्ण मानते थे और हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, जीवनदाता है और शासक है। भारतीय खगोल और खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांत के रूप में दी गई है। पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार और घूमना, सूर्य और चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर, इनके पर्यवेक्षण के उपकरण और अन्य खगोलीय तथ्यों की भारतीय अवधारणाएं हैं।
भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री योग्य हैं, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया। पृथ्वी तत्व, अंतरिक्ष तथा समय और इसके विभाजन में पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही भारतीयों ने मान्यता दी है। तो ये थे महमूद गजनवी के समय भारत यात्रा पर आए अल-बरूनी की दृष्टि में जो है भारत से संबंधित विचार। अब आइए मोहम्मद गोरी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान का था। उसने गजनी पर 1173-74 में अधिकार कर लिया। भारत पर उसने पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया था। मुल्तान पर विजय करने के बाद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ उसे चालुक्य वंश के राजा मूल राजदूती ने अपनी साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट पराजित किया। यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। इस पराजय के बाद गोरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदला। उसने पंजाब पर आक्रमण प्रारंभ किया और 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। पंजाब जीतने के बाद उसके राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मिलने लगी थीं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जिन दिनों मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय चौहान यानी चाहमान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। पृथ्वीराज चौहान एक वीर, साहसी और योग्य सेनानायक था। उन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया। इनमें चंदेल शासक परमार्दिदेव भी थे। परमार्दिदेव के आल्हा उदल नाम के लोक प्रसिद्ध सेनानायकों ने भीषण युद्ध किया, पर वे युद्ध में मारे गए। भटिंडा पर मोहम्मद गोरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई थी। दोस्तों, इतिहास में तराइन का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला युद्ध तराइन यानी हरियाणा के करनाल जिले के मैदान में 1191 में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई और वह जान बचाकर भाग गया। यहाँ पर चित्र में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के सेनाओं को युद्ध करते हुए दर्शाया गया है। मोहम्मद गोरी 1 साल तक शांत रहा। इस दौरान उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया। 1192 में उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। दोनों के बीच एक बार पुनः तराइन के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी ने 1194 में कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। मोहम्मद गोरी और उसके सेना नायकों ने ग्वालियर, बयाना, बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के समय 1206 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन आ चुका था। दोस्तों, 1192 का तराइन का युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे सल्तनत काल की शुरुआत हुई। आइए अंत में जान लेते हैं तुर्कों की जीत के कारणों के बारे में। इतिहासकार राजपूतों की हार और तुर्कों की जीत के अलग अलग कारण बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों की जीत के जो कारण हैं उसमें पहला है कि राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था। राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली और शस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा था। तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवार थे। तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना और भारतीय समाज में ऊंच नीच और छुआछूत की भावना थी। ये सब तुर्कों की जीत के कारण थे। देखिए, शब्दावली में तुर्क किन्हें कहते हैं, तो मध्य एशिया और तुर्किस्तान के क्षेत्र में रहने वाली जाति तुर्क थी। हिजरत, तो मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना जाना, ये हिजरत कहलाता था। अब आइए दोस्तों, लास्ट में अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप जान लीजिए। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है आपका कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था। तो आप जानते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। हजरत मोहम्मद के जन्म के समय अरब देश का जनजीवन कैसा था। तो हजरत मोहम्मद के जन्म के समय अरब अनेक छोटे छोटे कबीलों में बटा था जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से क्या सीखा। तो दोस्तों, भारतीयों ने अरबों से कागज़ बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, खान पान में कचौड़ी समोसे बनाना सीखा।
जबकि अरबों ने भारतीयों से हिंदी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत और चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण पर क्या उद्देश्य था? तो महमूद गजनवी एक महत्वाकांक्षी शासक था। वो गजनी को एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। उसने धन एकत्रित करने के लिए भारत पर 17 बार आक्रमण किया और बहुत सारा धन लूटकर गजनी ले गया। अगला प्रश्न है, तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी? तो गजनवी और गोरी के आक्रमण के समय भारत में कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। कई छोटे बड़े राजा और सामंत राज्य करते थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल और चालुक्य जैसे वंशों के राज्य थे। इनमें आपसी जो है राष्ट्रीय भावना की कमी और आपसी फूट होने के कारण एक दूसरे से लड़ाई होती रहती थी। राजपूतों पर तुर्कों की विजय के कारण क्या थे? दोस्तों, राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था। राजपूतों के द्वारा परंपरागत युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा था, जबकि तुर्कों के पास अच्छी सेना, अच्छे नस्ल के घोड़े और फुर्तीले लड़ाके थे। तुर्क सैनिक कुशल तीरंदाज थे और भारतीय समाज का ऊंच नीच और जात पात में बटा होना ये राजपूतों पर तुर्कों की विजय के कारण थे। अगला प्रश्न सही मिलान करना है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, सिंध पर आक्रमण 712 में, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में और हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने के उपलक्ष्य में हुआ था। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर देखिए, तहकीके हिंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये अल बरूनी तहकीके हिंद के लेखक हैं। तराइन का युद्ध कब कब लड़ा गया था? तो दोस्तों, आप जानते हैं तराइन का युद्ध 1191 और 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था और मोहम्मद गोरी को गुजरात में चालुक्य वंश के शासक मूलराज द्वितीय, याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी को गुजरात में चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 1, इस्लाम का भारत में आगमन। दोस्तों, ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है और मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझने के लिए, शुरुआत से जानने के लिए इस पुस्तक का अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है। अंत में इसमें हमने अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व किया है, जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।